हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एफआर न्यू कोर्स का दिसंबर 21 का जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग रिव्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये रिव्यू सेशन है, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाला। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं आई होगी तो मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। और ये जो लेक्चर होता है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जो आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जो आज ही एग्ज़ाम दे के आए हैं वो प्लीज़ इसको ना देखें, वो आराम से अपने पेपर दें और बाद में इसको रेफ़र कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं एक एक डाउट का रिप्लाई करूँगा। बट अभी नहीं, अभी भी आएगा तो मैं कर दूंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप ये वीडियो देखो ही ना। जो आज ही पेपर दे के आए हैं वो अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू करें, ठीक है ना। उनको इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है उन बच्चों के लिए जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए चर्चा होती है कि उनको ये बताना जरूरी होता है कि देखो इस तरह का एग्जाम आया है और आगे किस तरह का ट्रेंड होने की संभावना रहती है। और वैसे भी बच्चों के मन में होता है, जो तैयारी कर रहे होता है कि पेपर इजी आया है या मुश्किल आया है, वो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब फालतू बातें चलती हैं, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिएगा, ये रिव्यू सेशन है। मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। सर पहले एक ओवरऑल एनालिसिस करिए कि पेपर इजी था कि मुश्किल था। जिस बच्चे की पूरी तैयारी थी उसके लिए पेपर इजी था, अदरवाइज ये एक एवरेज पेपर है। मुश्किल पेपर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल पेपर ये नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मुश्किल पेपर ये नहीं है। पर जिसकी तैयारी अच्छी थी उसके लिए ये इजी पेपर था। क्यों? क्योंकि कुछ भी नया नहीं आया। नो न्यू क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टडी मटेरियल और पास्ट आरटीपीज एंड ऑल दैट थिंग्स। कुछ भी नया नहीं आया। मैं एक एक क्वेश्चन आपको अपनी बुक में दिखा दूंगा। मैं स्टडी मटेरियल में नहीं दिखा पाता हूं बिकॉज वहां पे मुझे भी ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरी बुक में जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे इंस्टीट्यूट के हैं, या वो स्टडी मटेरियल के, या आरटीपी के, या एमटीपी के। होममेड तो है नहीं। तो मैं अपनी बुक में दिखा पाता हूं बिकॉज वहां मुझे ढूंढने इजी हो जाते हैं, स्टडी मटेरियल से ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। पर मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड इन स्टडी मटेरियल ऑल्सो। मे बी 1 और 2 जो कि रिसेंट आरटीपी से पूछे गए हैं वो शायद ना हो, वो भी मुझे पक्का नहीं पता, ठीक है ना। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन बुक के थे। जिसने क्लास मटेरियल अच्छे से किया हुआ था उसको इस पेपर में दिक्कत आ नहीं सकती, प्रोवाइडेड उसने कुछ छोड़ा हो तो हम कह नहीं सकते। मैं एक एक क्वेश्चन क्लास मटेरियल से आपको मार्क करवा पाऊंगा। ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के भी होंगे, ठीक है ना। क्लास बुक में लिखा ही होगा कि ये स्टडी का है या आरटीपी का है या एमटीपी का है। सो इजी टू एवरेज पेपर, कोई मुश्किल चीज पूछी ही नहीं गई। मुश्किल क्या होता है? अगर कुछ नया पूछा जाए। नया तो कुछ आया ही नहीं, तो मुश्किल कहां से हो सकता है? हाँ, जिसने तैयारी हल्की करी हो उसको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज मैं एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा, मैं कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ बच्चे बाद में बोलेंगे अल्लाह आप तो ऊपर से क्वेश्चन पढ़ के चले गए जी। सो बच्चे ये रिव्यू सेशन है, रिव्यू सेशन में क्वेश्चन ही पढ़े जाते हैं। बताया जाता है कि ये इस टॉपिक से आया है, ये इस टॉपिक से आया है। और ये आप अपने क्लास नोट्स को रेफर करके देख सकते हो ना कि ये सिमिलर क्वेश्चन कैसे किए हुए हैं। कुछ नया होता है वो हम 100% डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए जी, स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का फॉर अ चेंज। इस बार इन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पूछा है, इंड AS 109। व्हाई आई सेड फॉर अ चेंज? क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन कंसोलिडेशन से आता है। सर किस टॉपिक पे सवाल आया है? मैं इस टॉपिक को क्लास में बड़ा हाईली रेट करता था, अभी तक नहीं आया था। ये आया है डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी का एक टॉपिक हमने क्लासेस में किया हुआ है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहां मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग और एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग पूछी जाती है। अगर आप सम पूछो तो लग रहा है नया सम है, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एज सच इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था।
रादर हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किए हुए हैं वहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है तंग करने के लिए, यहां तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं थी। सो एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। Coupa Limited borrowed 95 lakh as loan from XYZ Bank on 1st April 2018 at an interest rate of 10% per annum. Coupa spent this much as a loan processing charge. So effective interest rate निकालना पड़ सकता है because transaction cost दी हुई है। Principal amount of loan is to be repaid in 5 equal installments. So 95 lakh का लोन है, डिवाइडेड बाय 5 तो 19 लाख प्लस इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट इज टू बी पेड एनुअली ऑन एक्रूअल बेसिस। और ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, इफेक्टिव रेट तो निकाल के दे दिया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज 10.8%। ओके, सो 1/4/2018 को उसने लोन लिया है, 31 मार्च 2020 2 साल बाद, तो 2 साल का तो सिंपल लोन अकाउंट बन जाएगा। Coupa Limited faced challenges in business because of a sudden change in technology. It approached XYZ Bank and renegotiated the terms of the loan. Interest rate changed to 15% per annum. तो पहला चेंज ये है, पहले ब्याज का रेट 10 था, 15 कर दिया गया। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज टू बी पेड इन 8 इंस्टॉलमेंट, पहले 5 थी अब 8 कर दी गई, और स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2021 से, और इंटरेस्ट एनुअली है। कह रहा जी अप्रोच करने से पहले 31 मार्च 2020 वाला ब्याज हमने पे कर दिया है। तो इसमें करना क्या होता है, पहले आप 18, 19 और 19, 20 की लाइबिलिटी का अकाउंट बना लीजिए, जैसे भी हम बनाते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अकाउंट। फिर आप रिवाइज्ड कैश फ्लोज को ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के साथ डिस्काउंट करिए, है ना। तो फिर आपको मिलेंगे, और उस जो भी आपकी कैरिंग अमाउंट एग्जिस्टिंग है उसको रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करिए। अगर वो डिफरेंस 10% से ज्यादा आता है तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, कम आता है तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, और फिर अकॉर्डिंगली हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कूपा लिमिटेड टिल 31 मार्च 2021, 3 साल का सवाल है। आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टर्म्स वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। और ये नीचे 10%, 10.8% और 15% के फैक्टर्स दिए हुए हैं। सो कोई मुश्किल सवाल नहीं था। बच्चा बोलेगा सर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया नहीं हुआ, तो ये 10% मार्केट रेट ही होना चाहिए, बिकॉज अगर ये तो नॉर्मल लोन है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, आइए जरा देख लेते हैं कि सिमिलर क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने सिमिलर क्वेश्चन बच्चे डी रिकॉग्निशन वाले कॉन्सेप्ट में किए हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं अपनी बुक से दिखा रहा हूं, जिसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी बुक में ही है, ये सबकी बुक में ये क्वेश्चन है। ये स्टडी मटेरियल आरटीपी के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, पर मुझे यहां से दिखाना इजी रहता है, इसलिए हम यहां से दिखा पाते हैं आपको। तो वो क्वेश्चन ढूंढना ही मुश्किल है। ये आ गया जी डी रिकॉग्निशन, कहाँ गया, ये तो हेज अकाउंटिंग की तरफ चल पड़ा है, निकल गया शायद। हाँ ये रहा जी। सो ये दोनों क्वेश्चन हाँ दोनों क्वेश्चन 127, 128, ये रहा जी, ये वाला आया जी 127। ये देखो 127 आया है, ये भी 2001 से लेकर 2003 तक की एंट्रीज आपसे मांगी गई हैं। पहले ब्याज का रेट 11, इफेक्टिव रेट 11.5 दिया हुआ था। यहाँ भी अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस दी हुई है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस। हाँ यही क्वेश्चन आया है, पहले 11 था अब 15 हो गया रेट, यहाँ भी यही था शायद, पहले 10 और अब 15 हो गया। सो कह सकते हैं कि बुक का ये क्वेश्चन नंबर 127 आया है। तो जो भी हमारी बुक जिनके पास भी है, जो हमसे पढ़े हैं उनके पास तो होगी, वो यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दिसंबर 21 के पेपर में आ गया है। क्लियर है बात। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था। हाँ किसी ने ये कॉन्सेप्ट ही ना किया हो तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो मुश्किल है ही है, पर जिसने डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट अच्छे से किया था उसके लिए मुश्किल नहीं था। रादर इसमें हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट बताते होते हैं, तो इस सवाल में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं था, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आया है तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें नहीं था। तो ये क्वेश्चन 12 नंबर का था, थोड़ा बड़ा ही सवाल होता है, बिकॉज आपको दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैरिंग अमाउंट पहले चेक करना होता है, मॉडिफिकेशन, एक्सटिंग्विशमेंट, फिर अगर एक्सटिंग्विशमेंट है तो रिवाइज्ड रेट से दोबारा प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिफरेंस पीएल में डालना होता है। ये सब चीजें करनी होती हैं। बड़ा सवाल था, 12 नंबर डिजर्व करता था।
पर ये टॉपिक मैं हमेशा हाईली रेट करता था। रिसेंट आरटीपीज के अंदर भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमें लगता था कि ये आ सकता है। जैसे ये मॉक पेपर में 18 में भी पूछा गया था। अब मुझे नहीं पता कि सिमिलर क्वेश्चन शायद उसमें भी है, स्टडी मटेरियल में भी है। सारे स्टडी मटेरियल में होते हैं बच्चे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो पहला क्वेश्चन, डी रिकॉग्निशन फाइनेंशियल लायबिलिटी, नई चीज है नहीं, तो डिस्कशन अभी कर नहीं पाएंगे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1B 8 मार्क्स का, क्योंकि ये कंपलसरी होते हैं दोनों। ये बच्चे आया है इंड AS 101 से, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। सिमिलर क्वेश्चन बुक में है, सिमिलर क्वेश्चन। आई थिंक पास्ट आरटीपीज का सम है, अब स्टडी में आ गया हो मैं कह नहीं सकता, पर पास्ट आरटीपीज का सम है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पास्ट आरटीपी के क्वेश्चन स्टडी में डाल रहा है ना। सो आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रेनी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी वो AS लगा रहे हैं, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रेजेंट इट्स फर्स्ट इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 31 मार्च 2019। ये ट्रांजिशन डेट है, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। कंपनी ने लैंड की फेयर वैल्यू को अडॉप्ट कर लिया है एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड 1/4/2019 को 95 लाख है, कैरिंग अमाउंट 42.75। सो लैंड को रिवैल्यू करेंगे और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड और रिलेटेड DDT, इसको रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज इंड AS में तो प्रपोज डिविडेंड होता ही नहीं। इट वॉज रिटर्न बैक एज एन ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। रादर ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, टोटल इक्विटी का बैलेंस मांगा है। कंपनी हैड नॉन इंटेग्रल फॉरेन ब्रांच इन अकॉर्डेंस विद AS 11 और 2 लाख को रिजर्व में डाल रखा है। कंपनी इंटेंड टू वेल इंड AS एग्जम्पशन ऑफ रीसेटिंग थ्रू डिफरेंस टू 0। सो ये सिमिलर क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट हमने क्लास में किए हुए हैं। ये ओपनिंग रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ एज इट इज। और मांगा क्या है? बैलेंस ऑफ टोटल इक्विटी एज ऑन 1 अप्रैल 19 आफ्टर ट्रांजिशन और रिकंसिलेशन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन हमने कहां किया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा कि हाँ मैंने कराए हुए थे, ये सबने कराए हुए होते हैं। मेरे कोई इन पे क्यूमुलेटिव राइट नहीं है, इनके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया जी RTP नवंबर 19। ये देखो पहला पॉइंट कि कंपनी ने लैंड की फेयर वैल्यू को अडॉप्ट कर लिया, प्रपोज्ड डिविडेंड आ गया, फिर उसमें शायद 1-2 पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा भी डाले हैं, चेक करें। थर्ड पॉइंट है नॉन इंटेग्रल फॉरेन ब्रांच, हाँ ये पॉइंट इन्होंने नया डाला है, तो ये एग्जम्पशन हमने पढ़ी हुई है क्लास में। उसके बाद कंपनी मेड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये सेम है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 1-2 पॉइंट इन्होंने नए डाले हैं, बाकी सारे पॉइंट सेम है। हाँ बाकी सारे पॉइंट सेम है, 1-2 पॉइंट इन्होंने नए डाले हैं, इसमें एक ही पॉइंट डाला है रादर। सो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, प्रोवाइडेड जिसने किया हुआ। अब देखो ये RTP में आया था क्वेश्चन, RTP नवंबर 19 में आया था। सो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये दिसंबर 21 के एग्जाम का पार्ट भी अब बन गया है। सो ये क्वेश्चन ही, ये मैंने एंट्रीज देखो बगल में ही करे हुए हैं सारे के सारे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ इक्विटी का बैलेंस दोबारा से आपको निकालना है। मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने बैठूंगा तो ये 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? मुझे सिर्फ बताना है कि क्या आया है पेपर में, थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है ना, ताकि ये पता लग जाए कि सारे क्वेश्चन बुक से ही आए हैं, नया कुछ नहीं आया इसमें। ओके है जी। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में रखेंगे, पर किसके लिए? इसकी तैयारी अच्छी थी, जिसने सब कुछ किया हुआ था। अदरवाइज एग्जाम कभी इजी नहीं होता CA फाइनल का, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। मैं घर बैठे आराम से बोल दे रहा हूं हाँ इजी था, पर वहां बैठ के करना इजी कभी नहीं होता है। इजी एक ही सेंस में बोल रहा हूं बस, कि सब कुछ करा हुआ है, नया कुछ नहीं आया, बस इस सेंस में इजी है। आइए आगे बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2A 14 मार्क्स का, ये रिवर्स एक्यूजिशन का सम है जी। पहली बार पेपर ने रिवर्स एक्यूजिशन पूछा है। हमने इंड AS 103 के अंदर ये पढ़ा हुआ है, पहली बार उसके ऊपर सम आया है, और ये भी स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है।
यस, पढ़िए। सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड अमेलगमेटेड, a new company Sun Moon Limited with shares of 10 each was formed to take over the business of existing companies. तो सन और मून मिलके क्या बन गया है? सन मून बन गया है। सन लिमिटेड मून लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। फिर नीचे थोड़ा अदर इक्विटी के बारे में डिटेल बताया हुआ है। Sun Moon Limited issued requisite number of shares to discharge the claim of equity shareholders of the transferor companies. वो कह रहा है जितनी भी पीसी बनती है वो हम दे देंगे। Also new debentures were issued in exchange of old series of debenture. हम नए डिवेंचर भी दे देंगे। Compute purchase consideration, पीसी निकालना है। Advise the discharge thereof by preparing a note and draft the balance sheet of Sun Moon Limited. अब देखो, वैसे तो बच्चे ये सन लिमिटेड और मून लिमिटेड जो हैं ये सन मून लिमिटेड के अंदर आ गए हैं। न्यू कंपनी सन मून लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। सो ये तो अमेलगमेशन का सम है, पर आपको देखना होगा लीगल अक्वायरर तो सन मून लिमिटेड है, पर अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है ना? तो वो चेक करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कह रहा है? अज्यूमिंग दैट द सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड आर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। वो कह रहा है अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं है, तो कॉमन कंट्रोल कहीं से लग भी नहीं रहा। ये लिखा क्यों हुआ है भाई? सन लिमिटेड अलग है, मून लिमिटेड अलग है, दोनों मिलके सन मून बन गया, तो ये कॉमन कंट्रोल कैसे हो गया? कॉमन कंट्रोल तो होता है कि ये पहले दोनों एक ही व्यक्ति एक ही कंपनी के कंट्रोल में, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक्चुअली इंस्टीट्यूट के बुक से ये क्वेश्चन उठाया, ये लाइन डालने की जरूरत नहीं थी, वहां जरूरत थी, इन्होंने सेम यहां डाल दी जबकि जरूरत नहीं थी। एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्जर एंटिटी आउट ऑफ सन एंड मून विल टेक ओवर द कंट्रोल। आ गया ना रिवर्स एक्विजिशन? देखो, लीगल अक्वायरर तो सन मून है, पर वो कह रहा है अल्टीमेट कंट्रोल बड़ी एंटिटी के पास जाएगा। और फिर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दिए हुए हैं। अब मैं बता दूं आपको ये कौन सा क्वेश्चन है। अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, सो नया तो इसमें भी कुछ नहीं था। एक सेकेंड, ये देखो मैंने खोल के रखा हुआ, ये वाला क्वेश्चन है जी, AX लिमिटेड और BX लिमिटेड। सो इसके ऊपर लिख सकते हैं। अब यहां ये क्वेश्चन हमने क्लास में 2 बार कराया था, एक बार विद कॉमन कंट्रोल, एक बार विदाउट कॉमन कंट्रोल, क्योंकि लिखा हुआ है इधर देखो, AX एंड BX अमेलगमेटेड, न्यू कंपनी ABX वाज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस। तो AX की बैलेंस शीट, BX की बैलेंस शीट, सारा कुछ सेम। ये देखो, रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स जारी करेंगे टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, सेम। प्रिपेयर अ नोट शोइंग परचेज कंसिडरेशन एंड डिस्चार्ज देयरऑफ एंड डिस्चार्ज, बैलेंस शीट बनाओ। अब ये 2 बार था। सब पॉइंट ए, अज्यूमिंग दैट द बोथ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, तो ये इन्होंने हटा दिया, इन्होंने सेकंड वाला दे दिया। अज्यूम BX इज अ लार्जर एंटिटी एंड देयर मैनेजमेंट विल टेक कंट्रोल। यहां उसने बता दिया कि BX लार्जर एंटिटी है, जबकि इस क्वेश्चन में जो इन्होंने बनाया है, इन्होंने लिखा है मैनेजमेंट ऑफ लार्जर एंटिटी आउट ऑफ सन एंड मून विल टेक ओवर द कंट्रोल। वो कह रहा आप ढूंढिए। तो भाई जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा शेयर होल्डिंग में, उसके हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। तो क्वेश्चन सेम था, बस यहां बताया हुआ था कि BX लार्जर एंटिटी है और उसके मैनेजमेंट कंट्रोल करेंगे, और बाकी वही फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स नीचे यहां भी दिए हुए हैं, और वही फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और बिजनेस का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। यही पीसी होती है ना इसमें, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ही। सो वो क्लास में हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन सारे का सारा। तो जिन्होंने अच्छे से ये टॉपिक किया है उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल होना नहीं चाहिए। सो यहां लिख देते हैं, लिख ही दिया मैंने, दिसंबर 21 का ये क्वेश्चन आया है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये स्टडी में है ये क्वेश्चन। सो नया क्वेश्चन नहीं है, ये स्टडी से ही लिया गया है। क्लियर है बात? समझ आ गया? सो ये था जी आपका रिवर्स एक्विजिशन 14 नंबर का क्वेश्चन। बढ़िया सवाल था, पर अगर किया हुआ है तो इतना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वहां बैठ के करना सब कुछ ही मुश्किल होता है, ठीक है ना? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 इन डेज 107। ये आई थिंक रिसेंट MTP में मैंने क्वेश्चन कराया था, या RTP में कराया था शायद। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सम मैंने कराया था। आइए देखते हैं, आई थिंक RTP में कराया था मैंने ये क्वेश्चन। हाँ, ये वाला
इंड AS 7 RTP में कराया था, कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड निकाल के दिखाइए। यही इसी तरह का क्वेश्चन इन्होंने डाला है, पर ये तो बच्चे कहना गलत है कि इस तरह का डाला है, बिकॉज सीए इंटर का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर लेगा। सो कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बाय, इस बार इनडायरेक्ट मेथड मांगा है उसने। हम क्लास में दोनों से ही करा देते हैं, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी। ये सीए इंटर का क्वेश्चन है जी। ये तो मतलब बहुत इजी सम था। एक ऊपर पॉइंट इंड AS 107 का पूछा है, जो हम क्लास में बोलते होते हैं कि कब कैश फ्लोज को नेट बेसिस पे रिपोर्ट करना चाहिए और कब कैश फ्लोज को नेट बेसिस पे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट पूछा है। तो 6 मार्क्स में उसने 2 चीजें पूछ ली हैं। वो कह रहा है कि मैंने एक लैंड बेची है 5 करोड़ की और एक और लैंड खरीदी है 3 करोड़ की, कंपनी ने 2 करोड़ नेट बेसिस पे दिखा दिया है, बताइए क्या कंपनी ने सही किया है या गलत किया है। तो ये हम नेट बेसिस वाला तरीका पढ़ते होते, मैं सोल्यूशन तो बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर किसी कोई पेपर में करके आया है वो पागल हो जाएगा अगर उसका गलत हो गया तो वो मैं नहीं बोलूंगा इसका आंसर क्या है, वो आप खुद देखिए। क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, नेट बेसिस पे कब दिखा सकते हैं कब नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर कोई बच्चा पेपर दे के आया, उसने ये वीडियो देख लिया और उसका गलत हुआ, वो टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। सो बेटर है आंसर ना बोला जाए। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इनडायरेक्ट मेथड से सीए इंटर का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, 6 मार्क्स का। तो 14 मार्क्स 103, 6 मार्क्स 107। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3A, ये आया है बच्चे इंड AS 21 से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंड AS 21 से आया है। ये भी पास्ट आरटीपी का सम है, मई 18 का। बुक में था, लास्ट क्वेश्चन था हमारी बुक में। आइए एक बार पढ़ते हैं। हरी लिमिटेड परचेज्ड एन इक्विपमेंट फॉर 10,200 कैड क्या होता है, कैनेडियन डॉलर, फ्रॉम कैनेडा सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन 31 जनवरी। फंक्शनल करेंसी उसकी INR है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन INR में होगा। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डिटर्मिन्ड ऑन 31 मार्च इज 12,100, क्योंकि ये PPE है तो उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, रिवैल्यूएशन मॉडल लेना होगा। पेमेंट टू सप्लायर वाज मेड ऑन 31 मार्च 2021, अगले साल पेमेंट करी है और उस दिन फेयर वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज रेट दिया है, 20 का दिया है, 21 का दिया है। वो कह रहा है एंट्रीज डाल के दिखाइए, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 अकॉर्डिंग टू इंड AS। ये चीज नहीं डाली है। टैक्स रेट दिया हुआ है सवाल में, सो कहीं ना कहीं वो आपसे इसके डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट पूछ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स भी कहां से बनता है, OCI से। क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन है क्योंकि नीचे लिखा है, इधर देखो, हरी लिमिटेड फॉलोज द रीवैल्यूएशन मॉडल एज पर इंड AS 16 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिमिलर क्वेश्चन ये देखो हमने किया था। मैं इसलिए दिखाता हूं कि आप घर जाके पढ़ें उस क्वेश्चन को और आपको पता लगे कि हाँ सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। कहां गया, ये तो चल ही नहीं रहा। पता नहीं समय पे ये चलने बंद हो जाते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी बुक का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, सारा सेम था। इधर देखो कि आपने एक मशीन खरीदी $5,000 की US से, उन्होंने कनाडा कर दिया। फंक्शनल करेंसी आपकी रुपी है, एक्सचेंज रेट उस दिन $1 का 60 है। फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी 5500 हो गया, है ना। एक्सचेंज रेट उस दिन ये हो गया। पेमेंट करी 2002 को, जहां एक्सचेंज रेट इतना हो गया, उस दिन फेयर वैल्यू में कोई बदलाव नहीं, सारा सेम था, बस यहाँ टैक्स रेट नहीं था। तो कुछ ना कुछ तो बच्चे अब ये करेंगे, और वो रीवैल्यूएशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स बनाना था बस, और वो OCI से बनना है। ये इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको इंड AS 21 का भी रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मॉनेटरी आइटम क्रेडिटर का,
और मशीनरी को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, और मशीनरी का रिवैल्यूएशन गेन लॉस कहाँ जाएगा, ओसीआई में। और वो कैसे करना है वो हमने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आया है पेपर में, और ये आरटीपी का सम है, ये देखो आरटीपी में 18। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो ये मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन अब रेगुलर स्टडी मटेरियल में भी दिख जाएं, बिकॉज हर अटेम्प्ट में तो स्टडी मटेरियल चेंज होते हैं। सो हम बार बार पूरा रेफर नहीं करते, हम देखते हैं कोई क्वेश्चन नया आया है कि नहीं आया है, क्योंकि हमें पता रहता है हमारी बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी आरटीपी में तो ये है ही है, क्लासेस में करे हुए होते हैं, सो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। सो एक टैक्स रेट इन्होंने डाला ताकि आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर क्या बनाना पड़े, डेफर टैक्स बनाना पड़े, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं था। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। ये तो बच्चे इंड AS 12 के ऊपर क्वेश्चन था, और आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, वो कह रहा है आपके टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन के, और ये अगले 4 साल में रिवर्स होंगे। फिर आपके डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के, अगले 5 सालों में रिवर्स होंगे। और एक्सपेक्टेड है कि आप 5 साल तक लॉस ही करते रहेंगे। तो अगर आप लॉस ही करते रहेंगे तो फिर डिडक्टेबल आपके किसी काम आएंगे ही नहीं। टैक्सेबल वालों के ऊपर डेफर टैक्स लाइबिलिटी आप बना दीजिए। वो कह रहा है लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बैकवर्ड नहीं हो सकते। अब मैं ये तो दिखाऊंगा भी नहीं, 5 नंबर फ्री के दिए हैं इंस्टीट्यूट ने। सो इंड AS 12 से इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सो स्टडी मटेरियल से उठा लिया इन्होंने, इजी क्वेश्चन उठा लिया। फिर भी चलो मैं एक बार दिखा देता हूं जो मार्क कर रहे होते हैं बुक में, कि बुक में ये कौन सा क्वेश्चन था। हाँ जी, ये इनकम टैक्सेस का इंड AS यहीं पे ही होना चाहिए, शुरू में ही कराया होगा ये। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 20, लिख लीजिए इसके ऊपर दिसंबर 21। देखिए ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सो मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी अच्छी करो बस। ये फाइनल में क्या है, पूरे इंड AS पढ़ के जाओ, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ। और ये भी नहीं है कि ये अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा याद होंगे पेपर में। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट्स तो इनमें है ही नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए बस। चलिए जी, ये आ गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 3C। तो 3A कहां से आया, 21 से। 3B कहां से आया, इंड AS 12 से। 3C इंड AS 115 स्टडी मटेरियल का छपा हुआ क्वेश्चन इन्होंने 10 मार्क्स में डाला है, और ये तो चेंज भी नहीं किए मेरा ख्याल। 951 और ग्रेटर, 701, 700 और लेस। ये देखो मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूं जो क्वेश्चन आया है पेपर में। इंड AS 115 के बुक के ही क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। आने वाला समय आएगा जब इसमें से नए नए क्वेश्चन आने शुरू होंगे, अभी नहीं आने शुरू हुए, अभी तो सिमिलर क्वेश्चंस ही आते चले जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन बड़ा हाईली रेटेड है, हमने क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क कराया। मुझे लगता होता था कि यही एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में जो आने लायक है, और वो आ गया। ये देखो ये अभी भी वही है, 951 और ग्रेटर, 701, 700 और लेस। और ये इंपॉर्टेंट मार्क कराया होगा, ये देखो कराया, क्योंकि ये अच्छा बड़ा सवाल था। ये बड़ा सवाल था, ये पुराना जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता था उस तरीके का क्वेश्चन था। सो क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था ये क्वेश्चन को, कि किस तरह से वेरिएबल कंसिडरेशन को डील करना है, यही क्वेश्चन था बेसिकली। तो इस पे तो क्या चर्चा करें। इंड AS 115 जिसने भी ढंग से किया होगा, ये क्वेश्चन सबने अच्छे से किया होता है। सो वही क्वेश्चन आ गया पेपर में, बिकॉज इस पे हम बड़ी तरजीह देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत खास है, ठीक है। सो देख लीजिएगा एक बार क्लास में जो कॉपी है क्लास नोट्स की, वहां से कि कैसे इनके सोल्यूशन करे गए हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4A इंड AS 116, 10 मार्क्स। सर किसके ऊपर है, रीमेजरमेंट के ऊपर।
रीमेजरमेंट ऑफ लीज। सर बुक का है, सारा क्वेश्चन बुक का है, 100% बुक का है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पढ़िए। जेकब लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ मशीनरी विद जेसन लिमिटेड। बच्चे अब देखो इनके मैं सोल्यूशन क्या कराऊं, कुछ नया आएगा तो कराऊंगा ना, ये तो ऑलरेडी क्लास में कराए हुए हैं। कुछ बोलेंगे जी आप, फिर मैं कह रहा हूं कुछ बोलते हैं आप, सोल्यूशन तो कराते नहीं हो, बोल के चले जाते हो। और भाई मुझे बताना होता है पेपर में क्या है, बस नया होता तो मैं 100% यहां बैठ के सॉल्व कर रहा होता। क्या करूं इसको सॉल्व, मैं बताओ, जाके अपनी नोटबुक देख लो, ये सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। जब हम आरटीपी एमटीपी कराते हैं वहां भी तो बोलते हैं ना ये क्वेश्चन तो कराया हुआ है भाई, ये दोबारा नहीं कराऊंगा, हाँ जो नया आया है वो कराऊंगा। समझ गए ना। इनिशियल 6 साल की लीज है, रिन्यूएबल ऑप्शन 2 साल की है, एनुअल लीज इनिशियल और रिन्यूअल के दिए हुए हैं। वो कह रहा है ये इंक्रीज करेंगे सीपीआई के रेट पे, फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिया हुआ है। फिर वो कह रहा है कमेंसमेंट पे उसने सोचा नहीं था कि वो रिन्यू करेगा, बाद में उसने रिन्यू कर लिया है। वेदर रीमेजरमेंट ऑफ लीज इज रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बुक में है, मैं आपको दिखा दूं, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है ये। तो ना समय पे ये लोग चलते नहीं हैं। सो रीमेजरमेंट कहीं बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क कराने का यही कार्य, ये राजी ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लो। इनिशियल टर्म 5 साल है, रिन्यूएबल ऑप्शन 3 साल है, इनिशियल का इतना, रिन्यूएबल का लीज रेंटल इतना, सीपीआई के ऊपर बेस्ड है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिए हुए हैं, कमेंसमेंट डिड नॉट हैव, आपको लग रहा था कि आप रिन्यू नहीं करेंगे, फिर आपको लगता है आप रिन्यू करेंगे, इज एंटिटी डब्ल्यू रिक्वायर्ड टू रीमेजर। सो लिख लो जी, क्वेश्चन नंबर 32 दिसंबर 21 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन छपा हुआ है। सारे क्वेश्चन बुक से ही आए हैं, पर कर कौन पाएगा, सिर्फ वो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, अदरवाइज मुश्किल है। बाकी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा सारे। इनमें भी अगर इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई डाउट है, मान लो किसी को इसका सोल्यूशन नहीं किया हुआ, सो मैं उसके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। आई थिंक ये सिमिलर क्वेश्चन मॉक पेपर में भी है। ये है शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव, सबसे इजी सवाल आया है, स्टडी मटेरियल में भी होगा, ये मॉक पेपर में भी था। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कैश ऑल्टरनेटिव, ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू 31 मार्च की, 810 शेयर ले लो या कैश ले लो 650 शेयर्स के बराबर, जनरल एंट्रीज डालनी है। 6 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने ये मॉक टेस्ट पेपर में देखा था, ये मॉक पेपर है आपका, मॉक में या आरटीपी में, दोनों में, ये मॉक में ही है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉक पेपर का, जो सीरीज 1 आया था जो हमने डिस्कस किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 4 यही था। ये फायदा हो जाता है कई बार मॉक पेपर डिस्कस करने का, सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा रहता है। तो शेयर, ये स्टडी में भी है, कोई ऐसा सच नहीं है। सो शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया है। क्लियर। नेक्स्ट इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वही है कि जो भी खर्चे टाइम से रिलेटेड होते हैं उनको क्वार्टर्स में बांटना होता है, और जो टाइम से रिलेटेड नहीं होते उसी टाइम आपको रिकॉर्ड करने होते हैं, और आपसे करेक्ट नेट प्रॉफिट मांगा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आइए पढ़िए। फार्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चर सर्जिकल आइटम्स। फार्मा लिमिटेड हैज शोन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50 लाख फॉर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021। तो उसने 50 लाख का नेट प्रॉफिट बताया है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। बैड डेट्स ऑफ 2,60,000 incurred ड्यूरिंग द क्वार्टर, 40% ऑफ बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। गलत है जी, पूरे का पूरा 260 ही राइट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसने 40% आगे डेफर कर दिया तो 1,04,000 आपको, छोड़ो मैं सोल्यूशन नहीं करना चाहता, तो आपको पूरा बैड डेट माइनस करना है, ठीक है ना। एडिशनल डेप्रिसिएशन है 520, तो ये भी पूरी आएगी, ठीक है ना, तो ये उसने ली होगी।
वाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट, इसका चलो वैसे इसका कुछ नहीं करना, ठीक है ना, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता सोल्यूशन, गलती से अगर कोई करके आया तो वो हमें दिक्कत हो जाएगी उसको। एक्सेप्शनल लॉस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं उसको स्पेसिफिकली बता दूंगा। एक्सेप्शनल लॉस 816 इनकम ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर, 60% हैज बीन डेफर टू नेक्स्ट क्वार्टर, ये भी गलत है। फिर 4,70,000 सेल्स एक्सपेंसेस हुए हैं सेकंड क्वार्टर के, उसको डेफर कर दिया गया है, थर्ड क्वार्टर विल हैव मोर सेल, नहीं कर सकते, इसी क्वार्टर में आएगा। सो रिवाइज नेट प्रॉफिट निकालना है, ये तो मतलब छोड़ो, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें चॉइस भी थी, 4 के सी में चॉइस मिली, और चॉइस का क्वेश्चन इससे भी इजी था, इंड एस 113 का, अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। वो कह रहा है 2 अप्रोचेस से वैल्यूएशन करी, मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच, एंड सेलेक्टेड द हाईएस्ट एज द फाइनल वैल्यू, बट द मैनेजमेंट ऑफ रिदम इज नॉट सेटिस्फाइड एंड रिक्वेस्ट यू टू डिटर्मिन द फेयर वैल्यू बाय असाइनिंग द वेट्स टू मार्केट अप्रोच एंड इनकम अप्रोच इन द रेशियो ऑफ 7:3। वो कह रहा है 7:3 में करके आप बताइए। देखो, मार्केट अप्रोच की वैल्यू दी हुई है, इनकम अप्रोच की वैल्यू दी हुई है, तो 7/10 और 3/10 लगा के एक वैल्यू आ जाएगी। पूरा सोल्यूशन नहीं करूंगा, डेट माइनस हो जाएगा, सरप्लस कैश ऐड हो जाएगा, और फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल एसेट्स भी ऐड हो जाएगा। डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपका आंसर आ जाएगा। सर ये भी बुक में था? हाँ बिल्कुल है, आओ मैं दिखा देता हूं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है तो बुक में तो आएगा ही आएगा। ये देखो, ये रहा, देख लो इसके ऊपर, दिसंबर 21, वही है, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, डेट है, सरप्लस कैश है, फेयर वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं। जिसने कुछ भी ना किया हो, अंग्रेजी एसएफएम के बेस पे ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जिसने मान लो ये इंडेस नहीं भी किया, वो एसएफएम के बेस पे इस क्वेश्चन को कर सकता है। सो कुछ भी नहीं था, 4C इजी था। आइए जी 5A, अगेन 12 मार्क्स का, फिर से इंडेस 109, तो इंडेस 109 से 26 नंबर का पेपर आ गया। पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का आई थिंक था, और ये 12 मार्क्स का और ये क्वेश्चन तो हमने स्पेशली जब सब्सिडरी का कराया था उसके अंदर इसके बारे में चर्चा करी थी। लोन टू सब्सिडरी का क्वेश्चन है, 3 सिचुएशन, द लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड, तो दोनों की बुक्स में लोन की फेस वैल्यू रिकॉर्ड करनी होती है। अगर लोन 3 साल बाद रीपेबल है तो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस्काउंट करके होल्डिंग डालेगा इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस, और सब्सिडरी डालेगी अदर इक्विटी में डिफरेंस। और अगर लोन रीपेबल है, जब फंड्स रीपे हैं, तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा फंड्स कब रीपे होंगे। बड़े अच्छे से चर्चा करी हुई है, ये आरटीपी में आया था, ये रिसेंट स्टडी मटेरियल में भी है, इसका तो मुझे पक्का याद है बिकॉज मेरे ये न्यू क्वेश्चंस वाले हैंडआउट में भी था, जो हमने नए क्वेश्चंस वाला हैंडआउट दिया था। सो हमने तो पहले से ही किया हुआ है, बड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में आ चुका है। सो अच्छे से डिस्कशन की हुई है इस टॉपिक के ऊपर, लोन टू सब्सिडरी को लेकर सारे के सारे सिचुएशंस। ये क्वेश्चन जीएफआरएस में भी आ चुका है। और बताओ, सो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जिन्होंने अच्छे से ये टॉपिक को पढ़ा हुआ है उनके लिए ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5B, इंड एस 33, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। इससे मिलता जुलता सवाल हमने जो न्यू क्वेश्चंस का हैंडआउट दिया है उसमें है। इधर देखिए, इंड एस 33 का, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में था, कहां गया, कॉन्सेप्ट बता दूं। हमने पढ़ा था कि अगर आपका कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन भी है तो दोनों के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आपको अलग से बताने होते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, बस उन्होंने 2 केस बनाए हैं, यहां एक केस है, एक ही क्वेश्चन है। देखो अमेंडमेंट हैंडआउट में एक ही क्वेश्चन है, इंड एस 33 का, इस स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया था, वही है। सो यहां लिख लो दिसंबर 21। तो क्लास में कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आपका कॉन्टिन्यू और डिसकॉन्टिन्यूड दोनों ऑपरेशंस हैं तो सबके ईपीएस अलग अलग बताने होते हैं। सो इधर देखो, डक लिमिटेड
इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन, लॉस फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन, नेट इनकम, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शंस। अब मैं डक का आंसर करता हूं आपके लिए। 3 बेसिक ईपीएस निकलेंगे, 3। अब मैं चाहता नहीं हूं करूं, सो पहला कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, 2,52,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कौन से, 80,000। ये पहला आंसर, डक की बात कर रहा हूं। डिसकॉन्टिन्यूड का लॉस है, तो 4,20,000 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 80,000, और फिर टोटल 1,68,000 का लॉस है डिवाइडेड बाय 80,000। डाइल्यूटेड में आपको ये टेस्ट करना पड़ता है कि ये डाइल्यूटेड है कि एंटी डाइल्यूटर है। तो स्टॉक ऑप्शंस तो बच्चे डाइल्यूटर ही होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस का न्यूमरेटर इफेक्ट तो होता नहीं, स्टॉक ऑप्शंस तो डाइल्यूटर ही होते हैं। तो ये 3 आपको डाइल्यूटेड ईपीएस भी बताने थे, कॉन्टिन्यूड, डिसकॉन्टिन्यूड और टोटल। सो यहां उन्होंने एक और केस बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बस प्लस माइनस हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं, यहां सारा का सारा डिस्कशन नीचे किया भी हुआ है। समझ आ गई बात, क्लियर है? ये लो, यहां भी 2 केस ही हैं। ओ हो। अज्यूम इन द अबव केस लॉस फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन इज 10 लाख एंड इनकम फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड, कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। तो यहां भी 2 केस ही हैं। सो ये सिमिलर क्वेश्चन आया है, जिन्होंने किया हुआ था उनके लिए इजी था। वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल मैं मानूंगा इसको, बढ़िया सवाल बनाया है, ठीक है। बट बुक का ही था, जिन्होंने किया हुआ था वो कर पाएंगे, दूसरों को दिक्कत आएगी इसमें, मैं साफ कह रहा हूं, ठीक। 8 नंबर का क्वेश्चन, 6A इंडेस 8 का क्वेश्चन बहुत इजी सवाल है। वो कह रहा है आपके पास एक बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आप यूज करते हो, और पीपी दिखा रहे हो 19-20 में। 20-21 में आप नई बिल्डिंग में चले गए, पुरानी बिल्डिंग को लीज पे दे दिया, और क्योंकि आपने लीज पे दे दिया तो आपने इसको रिक्लासीफाई कर दिया पीपी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? ये थोड़ा होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये तो चेंज इन यूज है। तो अगर आप यूज चेंज करते हो, जिसकी को पहले पॉलिसी थी ही नहीं, ये थोड़ा पॉलिसी चेंज होता है। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का। इंडेस 8 में जाके देख लीजिएगा, अगेन ये किताब का ही सवाल है, जो दिखा ही देता हूँ। मैं मन से सोचता हूँ जल्दी खत्म कर दूँ, पर फिर होता है कि नहीं, एक बार के लंबा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता ना, चक्कर ये है, हमें हर चीज़ में तो जल्दी होती है आजकल। तो ये चलेगा ही नहीं, क्या करूं बताओ। ये है क्वेश्चन नंबर 2, लिख लो, दिसंबर 21। सो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं। नीचे लिखा है नहीं है, ये देखो, चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन यूज इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कारण पढ़ लीजिएगा एक बार अगर आपको याद है तो। अगेन इन डेस 109, तो 109 ने तो इस बार तबाही मचा दी है। 1/3 ऑफ द पेपर यहां से आया है, 14 नंबर, 12 नंबर, फिर 5 नंबर। सिक्योरिटी डिपॉजिट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है, डिफरेंस आपका आरओयू एसेट है, ठीक है ना। तो ये भी अमेंडमेंट हैंडआउट में क्वेश्चन था, अब ये खुद देख लीजिएगा, इसको मैं रेफर नहीं करना चाहता। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। और ये देखो, ये सीए इंटर का क्वेश्चन है, इंड एस 2 का, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ये मैं सीए इंटर में भी कराता हूं। MP1 नाम भी यही है, MP1, MP2, BP, 5 नंबर दिखाऊं। सीए फाइनल की बुक में भी है, पर वैसे क्वेश्चन सीए इंटर का है। सीए फाइनल की बुक में है ये क्वेश्चन, पर क्वेश्चन ये सीए इंटर में भी मैंने कराया हुआ है, क्योंकि वहां भी तो काउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आता है ना, तो वहां ये कराया हुआ है। एक बार दिखा देता हूं आपको, MP1, MP2, ये आ गया जी आपका इंडेस 2। यहां नाम भी देखना वही होंगे, MP1, MP2,
जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एक ही तो क्वेश्चन है, ये देखो स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, MP1 MP2 BP1। तो ये सीए इंटर में भी मैं कराता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हमारी सीए इंटर की S2 की बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ही ईजी सवाल था। फिर वही बात है बच्चे, इजी उसके लिए है ना जिसको ये सब, ये अब ये क्वेश्चन एक नया व्यक्ति को पकड़ा दो इंड AS2 पढ़ा के, वो नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन, बिकॉज जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट याद होगा तो वो करेगा ना। तो मेरे इजी बोलने से इजी हो नहीं जाते, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी सीए इंटर की बुक का क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन का सम है, 4 केस दिए हुए हैं, मतलब सीए इंटर में भी आया हुआ है, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, एनसीआई निकालना है, गुडविल निकालना है, और जो सीपीएल में प्रॉफिट ऐड करते हैं वो निकालना है। नो डाउट बुक का क्वेश्चन है, पर क्या ये बहुत मुश्किल सवाल था? नहीं, ये सबसे इजी सवाल था। मैं दिखाऊंगा आपको, अगेन ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, मतलब इतना कुछ कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं और पूछने वाला देखो लस्सी कर गया। ठीक है, आपके लिए अच्छा है, ये वाला आया जी, ये देखो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये वाला आया कि गुडविल बताइए, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी और एनसीआई बताइए। ये सीए इंटर में भी आ चुका है, ये ओल्ड कोर्स में भी आ चुका है। और बताओ, ओल्ड कोर्स होल्डिंग के चैप्टर में भी ये क्वेश्चन था। मतलब मन भारी हो जाता है कि हम इतना कुछ पढ़ाते हैं होल्डिंग में और बिल्कुल हल्के स्तर का सम पूछ लिया, एनसीआई निकालो, गुडविल निकालो, ये सब चीजें पूछ ली गई, और इसी के साथ पेपर का एंड हो गया, दी एंड हो गया। एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, तो ये मुश्किल पेपर तो कतई नहीं है। एवरेज, इजी टू एवरेज पेपर, एवरेज क्योंकि लेंदी पेपर होता है, करने में समय लगता है, किसी का पूरा होता है, किसी का पूरा नहीं होता है, सो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। पर ओवरऑल पेपर अब जिसका तो अच्छा हुआ है वो तो कहेगा सर इजी है, जिसका अच्छा नहीं हुआ वो मुझे बोलेगा सर आप कैसे इजी बोल सकते हो। सो ये परसेप्शन पेपर देने वाले की होती है। हम जो एनालिसिस करते हैं वो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि जो अच्छी तैयारी करके गया है, जो पेपर में पैनिक नहीं करा, जिसकी स्पीड भी अच्छी है, वो ये पेपर आराम से कर लेगा, क्योंकि कुछ भी नया नहीं पूछा गया। दिक्कत तभी होती है सीए फाइनल में जब कुछ नया चीज पूछा जाए, कुछ कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द मून आ गया, हमें पता ही नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं। और इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई और सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए, कोई ऐसा नहीं कि हाँ किसी नुक्कड़ से कोने से क्वेश्चन उठा के डाल दिया ना, सब बड़े बड़े सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ तो इस जैसे बहुत इजी क्वेश्चन, इंड AS 34 का, इंड AS 7, इंड AS 8, अब ये कोई आने लायक इंड AS 113, कितने इजी क्वेश्चन, इंड AS 109 का सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, डी रिकॉग्निशन चिल्ला चिल्ला के कराते हैं क्लास में। सो कुछ ऐसा नहीं कि हाँ बड़ी ओवर द मून चीजें पूछी गई हैं, नॉर्मल चीजें पूछी गई हैं, आराम से मैनेजेबल थी। बाकी आप अपना व्यू मुझे जरूर बताइएगा। चलिए जी, कल मिलेंगे एसएफएम के, कल नहीं परसों मिलेंगे एसएफएम के पेपर के साथ। टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी करिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, बाय।